नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सर कंपनी के अपडेट्स ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस न्यूज़ भी है जो कंपनी को और भी खास बनाता है और भी कंपनी की ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आईजीएल के बारे में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले इसके ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं आईजीएल, एमजीएल, ये जो कंपनीज है और साथ ही साथ गुजरात गैस लाइकली टू आउट परफॉर्म ओएमएस, मतलब देखा है तो अच्छा खासा एक ऑयल एंड जो गैस स्टॉक सेगमेंट है, इनमें से आईजीएल और एमजीएल अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और 17% का एक अपसाइड जंप देखने को मिला। तो बेसिकली अगर मैं चार्ट को भी आपके सामने ओपन करूं तो ओवरऑल ग्राउंड लेवल से अगर देखूं तो ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, टोटल डाउन साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो 22% के आसपास जंप देखने को मिला। और देखिए, जब भी यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद, यहाँ पे बिग करेक्शन इसीलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सीएनजी में चलने वाला जितने सारे गाड़ियां हैं उसको बंद किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो इस न्यूज़ होने के बाद ही बिग क्रैश देखने को मिला था। और तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि गवर्नमेंट के कहने में इतना जल्द से जल्द ऐसे नहीं कि आज ही कह दिया कल से ही सीएनजी बंद हो जाएगा और परसों से ही ईवी चालू हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज आज का क्या बताया जा रहा है कि मार्केट में पूरा का पूरा ईवी हो जाएगा। अभी भी देखेंगे तो ईवीज कितना हुआ, 2% भी नहीं हुआ, 2% भी नहीं हुआ ईवीज गाड़ी। और टोटली पेट्रोल डीजल के ऊपर सीएनजी में चलने वाला गाड़ी है सबसे ज़्यादा ज़्यादा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के कार्य का मतलब बाद ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से रिकवरी किया, और जब रिकवरी किया तो एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। कब हुई था पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर इस लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट करे तो यहाँ पे मैं जरूर एंट्री लूंगा, क्योंकि इस हाई लेवल में मैंने एंट्री नहीं लिया। ब्रेकआउट शानदार तरीके से कंफर्मेशन दिया, शानदार तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया है। तो इस कंफर्मेशन के बेसिस में जो टारगेट निकल कर है, टोटल ओवरऑल इसका अगर मैं कप का साइज को मार्किंग करूँ और इसको अगर ऊपर बैठा दूँ तो टोटल यहाँ पे टारगेट निकल कर है एक अच्छा खासा लेवल में 600 रुपीज़ के आसपास। और मज़ेदार बात आप क्या जानते हैं, मज़ेदार बात यही है कि 600 रुपीज़ ही इसका लाइफ टाइम हाई है। तो जो लाइफ टाइम हाई है उसी हाई लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न स्केट हो ना, वो कुछ इस तरीके से यू टर्न जैसे पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। तो यू टर्न पैटर्न देखिए, पहले भी यहाँ पे एक हाई था, उस हाई को स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, क्योंकि स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस था कितने प्राइस में, स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस था वो 510 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस मिला और फाइनली इसको ब्रेकआउट किया। तो किस तरीके से ब्रेकआउट का आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। मतलब एक ना एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा और रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर यही अपडेट है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ लास्ट फ्यू मतलब टाइम्स में अच्छा खासा 70 to 20% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी आप एक चीज़ों को नोटिस और भी करना कि कंपनी जिस तरीके से भागता चला जा रहा है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में दिखेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बिग ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा था, फिर से खरीदारी कर लिए, 6% हो गया था, वो बढ़ के 10% हो चुके हैं। एफएस के पास 19% होल्डिंग था, वो छोटा मोटा होल्डिंग को बेचा, अभी 16.5% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला, जो बेस्ट तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक मतलब बहुत पुराना कंपनी है और 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, 19 सेंचुरी 7 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और जमशेदजी टाटा ने इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट किए थे। और तब से लेकर टाटा स्टील इंडिया के एक सबसे पुराना और इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो हमेशा एक बिग अपटेन में नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के बाद कंपनी आगे बढ़ी। एक बार मैं पूरा के पूरा चार्ट पैटर्न आपको मैक्सिमम दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, जब से स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी स्टार्ट हुआ, तो अगर मैं ओवरऑल 2000 मतलब 2005 से अगर चार्ट को मैं आपके सामने शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा।
ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि सिर्फ कोविड के टाइम ही क्रैश हुआ था, बिल्कुल नहीं। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा 2008 में जब आईटी बबल क्रैश हुआ था, उस टाइम में भी बिग करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद भी बहुत सारे मतलब इकोनॉमिकली क्राइसिस आए, उस टाइम में भी बिग फॉल देखने को मिला। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यही एक दिक्कत है, यही एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल जाते हैं। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर आपको हमेशा सोच समझ कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। और बेसिकली आज के जो सिचुएशन है, आज के जो पी रेशियो इसका, वो एकदम हाई लेवल में जा चुके हैं, 105 के आसपास जा चुके हैं। और वहाँ से करेक्शन होकर अभी करंट पी रेशियो कितना चल रहा है, 32। मतलब कंपनी का पी रेशियो फिर से एक सस्ते दामों में आ चुके हैं। हाँ, ओवरऑल इस कंपनी के अगर इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से कंपेयर करूँ तो कंपनी का पी रेशियो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू का पी रेशियो कितना है, 26। टाटा स्टील का कितना है, 32। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का कितना है, 95। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का कितना है, 16। तो ओवरऑल जो टोटल बाकी जो कंपनी है उसका पी रेशियो कम होने के कारण एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 20। तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, उस बेसिस में थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है। बाकी देखिए स्टील कंपनी में एक भी ऐसे कोई कंपनी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर बाकी सारे कंपनी को इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ। उसी के साथ साथ टाटा स्टील के भी 54% लॉसेस देखने को मिला। खुद ही आप देख लीजिए क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, वो सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंपनी का साल भर की जो डेटा है उस बेसिस में कंपनी का लॉसेस देख मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ है, जो साल भर के डेटा को नेगेटिव में लेके गए। और इसी कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल्स मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लॉसेस में हुआ तो क्या हुआ, शेयर तो भागते चले जा रहा है, तो इसको फोमो बाइंग कहा जाता है। तो एक बार सोच समझ के सारी चीज़ों को रिसर्च करके काम करना। हाँ, इस कंपनी के ऊपर मैंने खुद भी एंट्री लिया हूँ एज ए स्विंग बेसिस में, क्योंकि देखिए एक लंबा सा जर्नी है, कप विद पैटर्न्स का एक लंबा सा जर्नी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब इस तरीके से लंबा सा जर्नी होने के बाद कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तो उसी के बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का चांसेस है। हाँ, क्वार्टर रिजल्ट खराब आया तो ये बात भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट पब्लिश करेगा क्वार्टर वन का, तो उसका रिजल्ट भी शायद कुछ करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि बाकी कंपनीज का रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यही देखना है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो बाकी रिजल्ट आने के बाद ही मैं टारगेट का जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ेंगे कितना तेजी से, वो पता चलेगा। तो इंतजार करिए, जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। सेम टू सेम आईजीएल और एमजीएल के हिसाब से बात करूँ तो महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर दो गुड अपडेट है। पहली अपडेट क्या है, महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर एक बिग टारगेट रखा गया था 1840 रुपीज़ के आसपास। और कहाँ से रखा गया था, 1600 से 1840 तक रखा गया था। और कौन रखे थे, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़। अभी सभी जानते हैं एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ एक इंडिया की एक लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनी है, और एक फंड फंड हाउस है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा, क्या सही में 1840 तक गया? तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट 1840 तक ही गया था, 1850 तक गया था, उसके बाद देखिए करेक्शन हो गया। तो जिस तरीके से कंपनी ने टारगेट दिया था वो टारगेट को फुलफिल हो गया। तो मुझे यही कहना है कि जो इंस्टीट्यूशन एंट्री देता है, ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन के एंट्री सब हमेशा बेकार होता है। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो एंट्री देता है वो फेक फेक एंट्री देता है। देखिए उसके ऊपर काम नहीं करना है, कभी आपको काम नहीं करना है। आपको आपके स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करना है। जैसे यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला था जो मैं आपके साथ शेयर किया था, मैं खुद की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। कोई बड़ा एंट्री दिया, कोई टारगेट दिया, उसको मैं वास्तव जरूर करता हूँ, मगर कभी भी किसी की बात सुनकर काम नहीं किया। हाँ, जब मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था, जब मतलब एकदम ज़ीरो नॉलेज था, तब मैं हर किसी का बात सुनकर काम करता था। जब मेरा 8 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली करना क्या है। तो इसलिए मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, आप आपके खुद के स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करिए। आप खुद के स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भरोसा करिए कि हाँ, मैंने इतने दिनों से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप किया और वो मुझे प्रॉफ़िट देने के लिए सक्षम है। तो उसी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करके काम करना। जैसे मेरा यहाँ पे पैटर्न्स बना था, एक पैटर्न्स मैंने फाइंड आउट किया जो काफ़ी विद पैटर्न्स का था। तो फाइनली यहाँ पे पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर से टारगेट को अचीव किया। तो मेरा फर्स्ट टाइम ही टारगेट अचीव हो गया था, तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 41% का टारगेट था।
तो इसीलिए एमजीएल के ऊपर भी मैं ट्रस्ट ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी है। जैसे महानगर गैस लिमिटेड सेट ए बेनिफिट फ्रॉम सीएनजी व्हीकल्स रजिस्ट्रेशंस, मतलब जितने सारे सीएनजी गाड़ी चलाने रास्ते में गाड़ी चलेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी काम महानगर गैस भी उसका बेनिफिट उठा रहा है। तो इसीलिए मैं महानगर गैस एंड आईजीएल एमजीएल दोनों के ऊपर पॉजिटिव हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है, और क्योंकि इसका पी रेशियो एकदम इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है, और आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, और कर्जा एकदम जीरो है, जीरो कर्जा बोल सकते हैं। इसीलिए मैं इस कंपनी को ट्रस्ट करता हूँ, और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी के ऊपर जल्द से जल्द Q1 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का डेट भी मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए अभी तक रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मैंने सर्च किया तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो माफी चाहता हूँ। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी गुड अपडेट यही है कि कंपनी हर एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद जरूर काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।